तो लोकसभा चुनाव से पहले कल और आज देश में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। उलटफेर क्या हुआ है? उलटफेर हुआ है कि आज सीएए को लेकर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, लेकिन उससे पहले कल पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसकी हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम सीएए पर भी लौटेंगे सर। लेकिन पश्चिम बंगाल में कल ममता बनर्जी ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिस सूची के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका इस सूची में लगा है। इस सूची में बहुत ऐसे नाम हैं जिसने कांग्रेस समेत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भी ये सर मुझे लगता है कि उन्हें चेता दिया है कि एक्टिव हो जाइए, क्योंकि बहुत ऐसे नाम हैं जो कड़ी टक्कर दे सकते हैं बीजेपी को भी। क्योंकि कांग्रेस को टक्कर तो इसलिए नहीं क्योंकि कांग्रेस तो सर अलायंस टूट गया है, तो मुझे लगता नहीं कि अब कांग्रेस वहां पे मजबूती से लड़ पाएगी। लेकिन बीजेपी के लिए जिस तरीके से टीएमसी ने तैयारी कर रखी है सर, कुछ ना कुछ लग रहा है कि बहुत तगड़ा है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी ने जी कल परेड ग्राउंड वहाँ का एक हिस्टोरिक ग्राउंड है जी, जहाँ की जो उस ग्राउंड को जो है भीड़ से भरना ही एक चैलेंज होता है। उस भीड़ को खचाखच भरते हुए जनता के सामने एक तो शक्ति प्रदर्शन था कि हम पूरा परेड ग्राउंड भीड़ से भरा हुआ था, और उसी परेड ग्राउंड में ये भी एक तरह से ऐतिहासिक था कि इस जनता के समक्ष जो है अपने 42 कैंडिडेट के नेम को अनाउंस करना और सबको सबके सामने इंट्रोड्यूस करना, ये एक तरह से नई बात थी। और ये कॉन्फिडेंस भी दिखाता है जनता के बीच में कि हम आपके दम पे जो है अपने कुछ नए कैंडिडेट्स ले आ रहे हैं और इनको आपकी जिम्मेवारी है कि आप जिताएं। लेकिन सर जो नए बाहरी जो नाम है, जैसे ही यूसुफ पठान का नाम उसमें है, शत्रुघ्न सिन्हा का नाम उसमें है, और कीर्ति आजाद का नाम उसमें है, तो क्या मतलब संदेश देना चाह रही है टीएमसी की? टीएमसी दिखा रही है कि टीएमसी का स्पष्ट वो है, एक तरह से देखा जाए उसमें संदेश ये है, क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ वेस्ट बंगाल तक सीमित नहीं है, वो जो है आने वाले समय में अगर उनकी पार्टी अच्छा करती है और बीजेपी जो इच्छित नंबर नहीं है, जो मेजॉरिटी नंबर नहीं आता है, और सब इंडिया ब्लॉक और ये सब मिल के अगर एक अच्छा नंबर ले आते हैं, तो उसमें फोर फ्रंट पे रहने वाली जो कैंडिडेट भी हैं ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी अपने को जो है बिल्कुल किनारे नहीं रखना चाहती। वो देखिए, वो उत्तर प्रदेश में भी एक सीट के लिए नेगोशिएट कर रही हैं। उन्होंने कल ही कहा कि वो मेघालय में, असम में भी अपने कैंडिडेट्स उतारेंगी, और साथ में कल 42 जो कैंडिडेट उतारे उन्होंने, उसमें कई लोगों के नाम बदले, कई लोगों को बदल दिया जिनके साथ कंट्रोवर्सी रही। मैं एक विशेष नाम लूंगा, जो बसीरहाट जो कंस्टिट्यूंसी है, जहाँ जिसकी एक जो है असेंबली कंस्टिट्यूंसी आती है संदेश खाली, यहाँ पे जिसके बवाल चल रहा है, तो बसीरहाट से जो नुसरत जहाँ वहाँ की बंगाली एक्ट्रेस भी हैं, उनको वहां से दोबारा टिकट नहीं दिया गया। उनको टिकट नहीं दिया गया क्योंकि वो सीट फंसती हुई दिख रही। बीजेपी ने उसी के इर्द गिर्द जो है एक मूवमेंट खड़ा कर दिया है, तो ऐसी सीटों से भी बची। एक दूसरी एक्ट्रेस है मिमी चक्रवर्ती, उनका भी टिकट काटा गया। लेकिन एक दौर ऐसा था सर, मिमी चक्रवर्ती नुसरत जहां को एक तरीके से स्टार सांसद माना जाता था वेस्ट बंगाल की, जब वो लोकसभा में भाषण देती थी, या जिस तरीके से बंगाली में वो लगातार उसको रिप्रेजेंट करते आ रहे थे वो लोग। लेकिन इस बार टिकट कट गया, तो क्या कुछ इम्पैक्ट रहेगा इसका? देखिए, मैंने कहा ना कि ममता बनर्जी जो है बहुत जबरदस्त पॉलिटिशियन है। उनकी राजनीति में जो है कोई जीतना उनका परम उद्देश्य है इस बार, तो वो किसी भी तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती, इसलिए भी उन्होंने दिखाया। और आपको एक और बात बता दो, अगर दो इन महिला कैंडिडेट्स के उन्होंने जो आप सो कॉल्ड स्टार कह रहे हैं कि स्टार कैंडिडेट्स थे, अब वो उनकी चमक जा चुकी है। चमक उनकी जब तक राजनीतिक रूप से उनकी चमक बनी हुई थी, तब तक कंट्रोवर्सी के बिना, तब तक वो पार्टी में थी, अदरवाइज उनको किनारे कर दिया गया। लेकिन आपको बता दूं, जो 42 सीट है उसमें से 12 वीमेन कैंडिडेट के नेम हैं, 12 वीमेन कैंडिडेट हैं और 16 लोग रीनॉमिनेट किए गए हैं। ऐसा नहीं कि पुराने लोगों में उसमें उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं दर्शाया है, उन्होंने 16 लोगों को फिर से रीनॉमिनेट किया है, 12 लोगों को उसमें जो है महिलाओं को दिया है। और एक बात और बता दूं, तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बदली हुई सी जो है तृणमूल कांग्रेस दिख रही है, क्योंकि उनके भतीजे जो है अभिषेक बनर्जी जो कि अब बहुत एक्टिव हैं और उनकी लेगेसी को, ममता बनर्जी के भतीजे उनकी लेगेसी को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। तो यूथ रिफ्लेक्शन भी जबरदस्त दिखा कि पश्चिम बंगाल के युवाओं को कैसे इकट्ठा किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर बात करती है, वो कहती है कि हम 50 से नीचे वालों को मौका देते हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली में कुछ 2 दिन पहले कहते हैं कि कांग्रेस कभी मौका नहीं देती, विपक्ष कभी मौका नहीं देता, परिवारवाद ये लोग करते हैं, लेकिन हम 50 से नीचे वाले नेताओं को
मौका देते हैं ताकि भविष्य अच्छा हो सके। तो इसमें ममता बनर्जी ने सभी जितने भी इक्वेशन हैं जी, उन सबको जो है एडजस्टमेंट करते हुए, मैंने कहा ना कि 12 महिला कैंडिडेट को दिया, 16 लोगों में अपना कॉन्फिडेंस जताया, बाहर के लोगों को, यूसुफ पठान यंग हैं, उनका बंगाल से क्या रिलेशन है? बंगाल से ये रिलेशन है कि 2011 से 2017 के लिए खेल रहे हैं, पॉपुलैरिटी बनी हुई है, उनकी पॉपुलैरिटी थी, तो वो एक्सेप्टेंस। और सबसे मतलब कांग्रेस के सबसे जो जबरदस्त कैंडिडेट अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बहरामपुर से उतार दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की 2 सीट थी और कांग्रेस जो है कल ठगी सी रह गई, जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी तो ममता बनर्जी को भी उसमें अहम स्थान था उनका, लगातार वो जहां जहां बैठकें हुई वहां जा रही थी। उसके बाद नीतीश कुमार सबसे पहले किनारा हुआ, ममता बनर्जी बड़ा जो नाम है वो किनारा हो गया। उसका इशारा उन्होंने पहले ही दे दिया था जब जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा नॉर्थ ईस्ट से चली थी, जब वो बंगाल में एंटर की, जब उन्होंने उनके साथ जो है उस यात्रा में शामिल नहीं हुई, साझा नहीं किया, उनके साथ स्टेज साझा नहीं किया, तभी उन्होंने एक तरह से देखा जाए जो पर्याप्त जो है इंडिकेशन दे दिया था कि वो जो है कांग्रेस के साथ नहीं जाए, क्योंकि उसमें सीटों का मामला फंस रहा था। कांग्रेस जो है 2 से 10 के करीब सीट पे नेगोशिएशन करना चाहती थी और ममता बनर्जी जो है अपनी सीट, क्योंकि वो जानती हैं कि वेस्ट बंगाल ही उनका गढ़ है, लेकिन सर कांग्रेस के साथ गठबंधन ना करना, कांग्रेस जो ममता बनर्जी, कांग्रेस जिसके वोट काटेगा, अगर तीसरी पार्टी कांग्रेस को माने वेस्ट बंगाल में, तीसरी पार्टी कांग्रेस जिसके वोट काटेगी वो तो टीएमसी का ही वोट होगा ना, नुकसान तो टीएमसी को होगा ना। लेकिन उसकी कैलकुलेशन है, मैं आपको थोड़ा सा डेटा बता दूं, 2019 और 2014 में क्या हुआ। 2019 में कांग्रेस को 2 सीट जरूर मिली, वो लेफ्ट के साथ अलायंस में लड़ रही थी, लेकिन उनको 6% वोट ही मिला, 6% लेफ्ट के पास वोट रहा, तो ले दे के कुल 12% जो है लेफ्ट और कांग्रेस का जो कंसोलिडेटेड वोट बैंक है वो 12% ही रहा। जबकि बीजेपी के खिलाफ अपने वोटों का विखराव न करके, इसलिए आपने देखा हो कि बीजेपी 40% के करीब है वहां पर 18 सीट को पाकर, और ममता बनर्जी की जो टीएमसी है वो 43%, मात्र 3% का वोट बैंक का वोट प्रतिशत का गैप है, जिसको पूरा करने के लिए इस बार बीजेपी ने जबरदस्त नारा दिया है कि वो लोग 35 सीट जीतेंगे। 3% का वोट बैंक उनके लिए बड़ा मार्जिन नहीं है। और संदेश खाली के इर्द गिर्द जो आंदोलन को खड़ा करना, वो भी एक उस दिशा में, क्योंकि आपको मैं बता दूं संदेश खाली जो है, अगर मैं सही हूं तो वो जो नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, जिसका बसीरहाट एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर जो है एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है। उस बसीरहाट में जो है आप जो है मानेंगे कि 2 शेड्यूल कास्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो एक एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी में से ये संदेश खाली आती है। तो आप समझ रहे हैं ना, जो वहाँ का जो एसटी सेगमेंट है या जो दलित सेगमेंट है, उस तरह के जो लोअर कास्ट के जो वोट बैंक हैं, इसको साधने के लिए बीजेपी ने जो है एक सेंधमारी की है। और संदेश खाली के इर्द गिर्द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, महिला सुरक्षा, यानी ममता बनर्जी तो महिला नेत्री हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा का मामला उठाते हुए उन लोगों ने एक तरह से ममता बनर्जी के सामने चैलेंज। बिल्कुल सर, अब बात करते हैं नागरिकता संशोधन कानून की, क्योंकि ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल बहुत से प्रभावित हो सकता है अगर आज ये बड़ा फैसला होता है। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि ये कानून जो है ये आज से लागू हो सकता है, अगर होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा पश्चिम बंगाल पर? देखिए, आपको बता दूं कि सीए जो है 2019 दिसंबर में पार्लियामेंट के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है। इसका नोटिफिकेशन, फॉर्मल नोटिफिकेशन होना था, जिसके बारे में 1 महीना पहले जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इंडिकेशन दे दिया था कि इस बार हम लोग चुनाव से पहले जो है सीए को लागू कर देंगे। तो आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इसका मतलब आज से लागू हो गया है। और इसके तहत जो हमारे नेबरिंग नेशंस हैं, जो बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और म्यांमार है। म्यांमार नहीं, ये एक तरह से देखा जाए, जहां पर परसिक्यूटेड जो माइनॉरिटीज, जो पार्टीशन के बाद जो सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ, जिसको 1954 में भी थोड़ा सा अमेंड किया गया था, उसके बाद उस 54 के एक्ट को जो है ये इस एनडीए सरकार ने, बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने अमेंड किया 2020 में, और 2020 के ही इर्द गिर्द 19 और 20 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें, उसको अमेंड करने के बाद जो सीए लागू, उसको पारित किया गया, नया बिल लाया गया, उसको अमेंडमेंट करने, उसमें यही है कि जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज माइनस मुस्लिम माइनॉरिटीज, यानी
विरोध इसीलिए, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम तबके का जो विरोध हुआ वो इसलिए हुआ कि परसिक्यूटेड में हम लोग क्यों नहीं है नेबरिंग नेशन में। तो जो 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 रिलीजन बेस्ड नेशंस हो चुके हैं, जैसे पाकिस्तान जो है मुस्लिम ने इस्लामिक नेशन है, बांग्लादेश इस्लामिक नेशन है, अफगानिस्तान इस्लामिक नेशन है। तो जो इस्लामिक नेशन मेजॉरिटी इस्लामिक नेशन है, वहाँ का मानना है कि वहाँ परसिक्यूटेड उस धर्म के लोग नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से कहा गया कि इन इस्लामिक नेशंस में अगर सिख हुआ, ईसाई हुआ, पारसी हुआ, हिंदूज हुए, वहाँ के जो परसिक्यूटेड ये लोग माइनॉरिटीज हुए, जो प्रताड़ना सहन कर रहे थे और 2014 तक आ गए हैं, तो उनको एक तरह से अगर आए हुए हैं तो उनको जो सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ये प्राविधान इसमें है। लेकिन तो कुल मिलाकर से जो विरोधी जो थे सीए के, उसमें से ममता बनर्जी भी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरा है। पश्चिम बंगाल में भी काफी विरोध उसका हुआ। तो ये चुनाव में अगर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा सर? हाँ, जरूर पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर थोड़ा सा मैं पीछे जाके कहूंगा कि 2004 में जो यूपीए गवर्नमेंट थी, जो कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी, उसका डेटा है कि 12 मिलियन बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इंडिया में हैं। अच्छा। अनाधिकृत तरीके से जो 12 मिलियन जो अवैध वासी जो है बांग्लादेश के, वो भारत में रह रहे हैं। तो इसी तरह से दूसरी जगह के भी लोग आए हुए हैं जो कि ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं या फिर और भी कम्युनिटीज हैं, लेकिन मेजॉरिटी उसमें मुस्लिम हैं जो कि वेस्ट बंगाल से और जगहों से आए हुए हैं। उसका गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट का एक डेटा है। अच्छा। कि 12 मिलियन जो इलीगल इमिग्रेंट्स आर लिविंग इन इंडिया। तो आप अगर 2004 का डेटा है तो गवर्नमेंट का ही डेटा है। तो उनको जो है उनका जो कहते हैं कि लोग, ये ऐसी रिपोर्ट्स भी आती हैं कि वेस्ट बंगाल में एक बड़ा तबका जो है इलीगल तरीके से वहां पर सिटीजनशिप ले चुका है। उनके आधार कार्ड बन गए, उनके वोटर कार्ड, रिपोर्ट्स आती रहती हैं। और मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल में तकरीबन 29 से 30% मुस्लिम जो है वोट बैंक है। तो मुस्लिम वोट बैंक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी जो है माइनॉरिटी वोट बैंक को लेकर बहुत सजग रहती हैं। वो उनका कोर वोट बैंक है। उनमें गरीबी जरूर जबरदस्त है वेस्ट बंगाल में, मैं आपको कहूंगा इसी तबके में जबरदस्त गरीबी है, लेकिन वो उनका कोर वोट बैंक भी है। और ममता बनर्जी नहीं चाहेगी कि वो वोट बैंक जो है, हाँ, इसीलिए जो है वो अब इस मामले का सीए इम्प्लीमेंट होने का, जो नोटिफिकेशन जारी होने का जो राजनीति है, जो राजनीति इस समय जो लोकसभा इलेक्शन के पहले और थोड़ी सी मैं कहूँगा कि बिलो लेवल पे चले जाएगी, एक दूसरे पर अटैक होंगे। और ये रिलीजन बेस्ड जो है, अब मैं ये कह सकता हूँ कि अब जो है ये जो मेजॉरिटी वर्सेज माइनॉरिटी की जो पॉलिटिक्स है, ये और गंभीर हो जाएगी। और इसका जो है विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं चुनाव के दरमियान इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर आज ममता बनर्जी की सीट पर, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जो सीटों का ऐलान किया है उस पर हमने बातचीत की, साथ में सीए को लेकर बातचीत की, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा पश्चिम बंगाल के चुनाव में। तो लगातार रोजाना हम इसी प्रकार से आपके साथ बातचीत करेंगे, पॉलिटिकल जो जितने भी जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उस पर हम लगातार बातचीत करेंगे। तो रोजाना देखिए हमारा जो खास प्रोग्राम, सर इसका नाम भी हमने रखा है, दर्शकों को बता देते हैं। तो पोल पंच हमने इस शो का नाम रखा है। काफी दिन हमने आपसे बातचीत की, आपका जब अच्छा रिस्पॉन्स आया तो उसके बाद हमने ये नाम सुझाया है। तो पोल पंच में रोज मुलाकात होगी शाम को आपके साथ 8 बजे। हम लोग रोज आपके साथ मुलाकात करते हैं और हमारे साथ लगातार जुड़े रहेगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा जब हम चर्चा करते हैं। तो उस पर आपकी क्या राय है? पश्चिम बंगाल को लेकर आज हमने चर्चा की, पश्चिम बंगाल में क्या हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में टक्कर कितनी भयानक हो सकती है, इसे लेकर आपकी क्या राय है? और साथ में वहां की सीटों को लेकर क्या आपकी राय है, कौन जीतेगा कौन हारेगा? अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं तो आप अपने यहाँ क्या देख रहे हैं, किसकी हवा देख रहे हैं, ये भी आप बता सकते हैं। इसी प्रकार से लगातार अपडेट्स आपके सामने हम लाते रहेंगे। देखते रहिए India.com।